नमस्कार। जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री जो भारत के दौरे पे आए हुए थे और अपने दौरे के दौरान वो देवबंद भी जाके आए हैं, देवबंद जो कि एक टाउन है यूपी के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। और ये दौरा क्यों इम्पोर्टेंट है भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्तों को लेकर, और क्या इस दौरे का फ़र्क पड़ने वाला है तालिबान के अंदर जो लीडरशिप को लेकर स्ट्रगल चला हुआ है दो ग्रुपों के बीच में। आज वो थोड़ा इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पे आए उसके दौरान कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स हुई हैं। पहली मेजर अनाउंसमेंट तो ये है कि भारत अपनी अब वो जो टेक्निकल मिशन खोल रखा था वहाँ पर काबुल के अंदर, अब उसको अपग्रेड करके डिप्लोमेटिक एम्बेसी का टाइटल दे देगा। तो पहले क्या था, इंडिया 2021 जब से तालिबान का टेक ओवर हुआ था उससे पहले वहाँ पर डिप्लोमेटिक मिशन था भारत का जो काफ़ी एक्टिव था अफगानिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स और उनकी डेवलपमेंटल एड के अंदर। लेकिन जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान को अगस्त 2021 के अंदर, तो इंडिया ने अपनी एम्बेसी वहाँ पर क्लोज कर दी और उसके कुछ महीनों बाद वहाँ पर एक टेक्निकल मिशन स्टार्ट कर दिया। अब टेक्निकल मिशन का बेसिकली मतलब है वहाँ पर जो इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराना चाहता है उसके लिए ये छोटा सा एक आउटपोस्ट खोल दिया काबुल के अंदर, जिसके अंदर लिमिटेड एम्प्लॉयज़ थे। लेकिन अभी क्योंकि बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ ने तालिबान को रिकोनाइज भी कर दिया है और वहाँ पर डिप्लोमेटिक एम्बेसी भी खोल दी है, जैसे ईरान ने, पाकिस्तान ने, रशिया ने, चाइना जैसे देशों ने। तो इंडिया ने भी अब ये एग्री कर लिया है कि हम अपने वहाँ पर डिप्लोमेटिक मिशन को एक्टिवेट कर देंगे। इंडिया ने अभी तालिबान गवर्नमेंट को रिकोनाइज तो नहीं किया अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन डिप्लोमेटिक मिशन खोलना एक पॉजिटिव स्टेप है दोनों के रिलेशन के बीच में। दूसरा मेजर अनाउंसमेंट ये हुई कि इंडियन स्टेट कंपनीज़ या इंडियन प्राइवेट कंपनीज़ को इनवाइट किया है तालिबान के विदेश मंत्री ने वहाँ के माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान का माइनिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इस सेंस में कि चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है इस माइनिंग सेक्टर के अंदर और चाइना की नज़र इस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये एक अच्छा स्टेप है और इंडियन कंपनीज़ अगर वहाँ इन्वेस्ट करती हैं तो अफगानिस्तान के पास एक ऑप्शन होगा और कंट्रीज़ और कंपनीज़ का, जो कि चाइनीज़ कंपनी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो ये माइन सेक्टर में भी इंडिया के लिए अभी खोल दिया है अफगानिस्तान ने अपने डोर्स। तीसरा मेजर अनाउंसमेंट ये है कि तालिबान अपनी टेरिटरी में किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ नहीं करेगा, ऐसे टेररिस्ट ग्रुप को जो इंडिया और किसी और फॉरेन कंट्री के ऊपर अटैक करने का प्लान कर रहा हो। क्योंकि इंडिया की हमेशा कंसर्न ये रहती है कि, या वेस्टर्न कंट्रीज़ की कंसर्न ये रहती है कि जब तालिबान पावर में आता है तो वो अलकायदा जैसे ग्रुप्स को अपनी टेरिटरी में सेफ हेवन प्रोवाइड करता है और वो वहाँ पर बैठ के प्लान और एग्जीक्यूट करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को। तो इंडिया के अगेंस्ट कोई भी ग्रुप ऐसी कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट के अंदर रह के या उनकी टेरिटरी के अंदर रह के अब प्लान नहीं कर पाएगा, कि तालिबान ने अश्योरेंस दी है। क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि कंधार हाईजैकिंग होने के बाद जो इंडियन एयरलाइन का प्लेन को हाईजैक किया था इंडिया के अंदर, उसको कंधार ही लेके गए थे और वहीं पर ही नेगोशिएशन हुई थी। उस टाइम पे तालिबान की गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर। तो इंडिया के लिए ये सारे जो स्टेप्स लिए गए, डिप्लोमेटिक एम्बेसी का ओपन होना, साथ में वहाँ पर माइनिंग डिपार्टमेंट ने वहाँ पर इंडियन कंपनीज़ को इनवाइट किया है एक्सप्लोर करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ पर माइनिंग सेक्टर में। और तीसरा, तालिबान अलाउ नहीं करेगा अपनी टेरिटरी को किसी भी ऐसी एक्टिविटीज़ को जो कि इंडिया के इंटरेस्ट और इंडिया की सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल हो। तो ये सारे पॉजिटिव स्टेप हैं इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्तों के अंदर। और तालिबान का कहीं ना कहीं एक इमेज अच्छी बिल्ड हो रही है पूरे वर्ल्ड और कम्युनिटी में। क्योंकि अभी एक प्रॉब्लम और चली हुई है तालिबान के साथ जो पहले से ही है, कि तालिबान का जो इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का वो बहुत ज़्यादा नैरो और कंजर्वेटिव है। तो जिसके बाद ये रहता है कि वो वुमेन्स के एजुकेशन को अलाउ नहीं करते हैं, वुमेन को वर्क करना अलाउ नहीं करते हैं। जैसे इंडिया में अभी फॉरेन मिनिस्टर आए भी थे तो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी वुमेन जर्नलिस्ट अलाउड नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाद में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर की, उसमें सारी वुमेन जर्नलिस्ट को अलाउ किया गया। तो इंडिया की ये जो रेड लाइन्स है उनको तालिबान कहीं ना कहीं एग्री करने के लिए तैयार है कि हम आपकी जो सेंटिमेंट्स हैं उनको समझते हैं और वुमेन राइट के सेक्टर में हम जो हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स बड़े ही इंक्रीमेंटल हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर। अब हम स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है, कि तालिबान के विदेश मंत्री जब इंडिया के दौरे पे आए हुए थे तब उन्होंने देवबंद भी जाके आए, जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा टाउन पड़ता है। तो इस विजिट का क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देवबंद एक इस्लामिक स्कूल, इस्लामिक टीचिंग का बहुत बड़ा सेंटर है इंडिया के अंदर और साउथ एशिया का सबसे पुराना टीचिंग हब है। जो भी इस्लामिक स्टडीज़ होती हैं साउथ एशिया में, उनका सबसे पुराना और सबसे रेपुटेड जो कॉलेज है वो देवबंद के अंदर है, जिसको दारुल उलमा देवबंद भी बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पर विजिट थी, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये देवबंद जो स्कूल है ये हमेशा से ही प्रोमिनेंट रहा है साउथ एशियन
इस्लामिक स्टडीज़ के मामले में, और इसका जो रैंकिंग है वो दुनिया में टॉप इस्लामिक स्कूल्स में आती है, जैसे अल अजहर यूनिवर्सिटी है इजिप्ट में, उसी लेवल का ये दारुल उलमा देवबंद जो स्कूल है वो रैंक करता है, उसी पेडेस्टल पे इसकी स्टैंडिंग है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका थोड़ा हिस्ट्री हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो देवबंद में इस्लामिक स्कूल है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब देवबंद का जो इस्लामिक स्कूल है वो लेट 19वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था देवबंद के अंदर, और इसका मेन पर्पज़ ये था कि उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था इंडिया में, और ब्रिटिश जो वैल्यूज़ थे और जो मॉडर्निटी थी जो ब्रिटिश की द्वारा प्रोपोगेट की जा रही थी, उनसे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी इंडिया में, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी में हो चाहे इस्लामिक कम्युनिटी में हो। तो उनको ये लग रहा था कि उनके जो कल्चर है उनको इरोड किया जा रहा है ब्रिटिश पॉलिसीज़ के द्वारा। तो उन्होंने अपने कल्चर को बचाने के लिए कि देवबंद इस्लामिक स्कूल खोला था देवबंद टाउन के अंदर, जो लेट 19वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। और उसके बाद इस स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए सारे साउथ एशिया के रीजन के स्टूडेंट्स आते थे, चाहे वो अफगानिस्तान के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे इंडिया के अलग अलग कोनों से हो। तो हर जगह से बच्चे स्कूल में पढ़ने आते थे, और अफगानिस्तान के तो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे लेट 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी तक। लेकिन जब कोल्ड वॉर के टाइम पे जब अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया रशिया ने, सोवियत यूनियन ने, तो उसके बाद यहाँ पर अफगानी स्टूडेंट्स का आना बंद हो गया। लेकिन उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स आए उन्होंने जाकर वहाँ पर मदरसे खोले या मॉस्क में जाके उलेमा बन गए या टीचर बन गए। तो मतलब इस स्कूल से पढ़े लिखे बच्चों ने जाकर कंधार, काबुल जैसी मेजर सिटीज़ के अंदर बहुत सारे सेमिनरीज और बहुत सारे मदरसों में टीचर या प्रोफेसर की जॉब ले ली। तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा, और इंडिया की सॉफ्ट पावर को इन्होंने इंक्रीज़ किया, और एक कल्चरल एक्सचेंज रहा दोनों कंट्रीज़ के बीच में इस स्कूल के कारण। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन का इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान में, तो ये स्कूल लगभग फॉरेन स्टूडेंट्स इस स्कूल में आने बंद हो गए, स्पेसिफिकली अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान के आने के बाद अब वहाँ पर जो लोकल स्कूल्स थे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए। उन स्कूल्स में एक स्कूल था हकानिया स्कूल। तो हकानिया स्कूल बेसिकली पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा स्टेट के अंदर पड़ता है। ये हकानिया स्कूल से ही निकले हुए लीडर्स ने बाद में तालिबान जैसे ग्रुपों को बनाया और हकानी नेटवर्क को बनाया। तो इस स्कूल से पढ़ने, अब इस स्कूल में एक प्रॉब्लम थी, जो ये हकानिया स्कूल था ये इंस्पायर्ड तो था देवबंद स्कूल से ही। उनके देवबंद स्कूल से पढ़े हुए स्टूडेंट्स ने ही हकानिया स्कूल ओपन किया था पाकिस्तान में जाकर। लेकिन बाद में सऊदी जो फंडिंग आई सोवियत यूनियन को हराने के लिए अफगानिस्तान में, साथ में यूएस के जो आर्म्स और एम्यूनिशन आए सोवियत यूनियन के अगेंस्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर, और साथ में जो पाकिस्तानी आईएसआई है, इन तीनों ने मिलकर इसको यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद बना दिया इस हकानिया स्कूल को। और यहाँ पर जितने बच्चे पढ़ने जाते थे उनको जिहाद सिखाना और एक्सट्रीमिस्ट लाइन पे डालना, और पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उससे अलाइन करने की कहीं ना कहीं कोशिश की पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने। और ये जो स्कूल एक तरह से हब बन गया जिहादी एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ से पढ़ के बहुत सारे लोग निकले, और बहुत सारे लोगों ने बाद में प्रोमिनेंट रोल प्ले किया अफगानी सोसाइटी और अफगानी पॉलिटिक्स के अंदर। उन्हीं लोगों के अंदर एक लीडर था जलालुद्दीन हक्कानी। तो जलालुद्दीन हक्कानी ईस्टर्न अफगानिस्तान का एक बंदा था जिसने बाद में जाके हक्कानी नेटवर्क को फॉर्म किया। हक्कानी नेटवर्क पहले तो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ा 1980s में, अमेरिकन फंडिंग, अमेरिकन आर्म्स के दम पे और सऊदी फंडिंग के दम पे। लेकिन बाद में जब अमेरिकन और सोवियत यूनियन चले गए कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद अफगानिस्तान को छोड़कर, तो इन्होंने तालिबान के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि तालिबान एक अलग ग्रुप था जो कि मुल्ला उमर ने फाउंड किया था लेट 90s में, अर्ली 90s में। तो ये जो तालिबान नेटवर्क था ये काफ़ी कम समय में अफगानिस्तान के मेजर टाउन्स पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया, और ईस्टर्न अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी हक्कानी नेटवर्क की। और ये तालिबानी वाला जो नेटवर्क था ये सदर्न अफगानिस्तान से राइज किया था, जिसका मेजर सिटी है कंधार। तो ये दोनों ग्रुप्स ने हाथ मिला लिया, और पाकिस्तान आईएसआई का हक्कानी नेटवर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि हक्कानी स्कूल से पढ़ के जलालुद्दीन हक्कानी जी ने ईस्टर्न अफगानिस्तान में अपना पूरा नेटवर्क बनाया था। और इनके पास बहुत सारे गुरिल्ला फाइटर्स थे जो बाद में अलकायदा के भी करीबी हो गए। तो अलकायदा को ट्रेनिंग करना और अलकायदा को सपोर्ट प्रोवाइड कराने में मेन रोल जलालुद्दीन हक्कानी का ही था। तो 9/11 के बाद जब तालिबान लीडरशिप को ओवरथ्रो कर दिया अमेरिकन फोर्सेस ने, तो अलकायदा और तालिबान के जो लीडर्स थे वो पाकिस्तान में जाके ट्राइबल एरियाज में छुप गए। उस टाइम पे भी जलालुद्दीन हक्कानी के ग्रुप ने बहुत ज़्यादा मदद करी इन लीडर्स को छुपने में। तो हक्कानी नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। बाद में इन्होंने बहुत सारी सुसाइड बॉम्बिंग्स प्लान की जो अमेरिकन फोर्सेस के अगेंस्ट इन्होंने एग्जीक्यूट किया अफगानिस्तान में 9/11 के बाद में। और अमेरिकन को कभी भी अफगानिस्तान में टिकने नहीं दिया, उनकी स्टेबिलिटी को, उनकी जो फोर्सेज है उनको हमेशा टोज पे रखा हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के ग्रुप ने। तो हक्कानी नेटवर्क ने बाद में इंडिया के खिलाफ भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान की, जिसमें उन्होंने एक इंडियन कॉन्सुलेट के ऊपर भी सुसाइड बॉम्बर को भेजा था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसमें इंडियन काउंसलर जनरल भी थे। तो मतलब ये हक्कानी नेटवर्क इंडिया और अमेरिका के हमेशा खिलाफ रहा और पाकिस्तान का सपोर्टेड ग्रुप था। और तालिबान के अंदर इनका एक सेपरेट फैक्शन रहा हमेशा ही तालिबानी पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन मुल्ला उमर जब तक, जो कि तालिबान के फाउंडर थे,
मुल्ला उमर साहब जब तक रहे तब तक तालिबान को कंट्रोल नहीं कर पाया हकानी नेटवर्क, वन साइडेड। लेकिन मुल्ला उमर जी 2011-12 के अंदर मर गए ट्राइबल एरियाज के पाकिस्तान में ही, और बाद में जलालुद्दीन हकानी और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए तालिबानी पॉलिटिक्स के अंदर, और तालिबान के हमेशा मेजर लीडर रहे। तो तालिबान बेसिकली दो फैक्शंस में डिवाइड हो गया। एक जो बिल्कुल ही हार्डकोर फैक्शंस है जिसको पाकिस्तान ISI सपोर्ट करता है और जिसके लीडर हो गए जलालुद्दीन हकानी, और उनका अलग ही नेटवर्क जो ईस्टर्न अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। दूसरा जो तालिबान के अंदर ग्रुप बना वो मुल्ला उमर के जो सक्सेसर थे, जिसमें उनके बेटे भी थे याकूब उमर या फिर मुल्ला बरादर, जो कि तालिबान के फेस थे इंटरनेशनल लेवल पे, जिन्होंने नेगोशिएट किया अमेरिकन के साथ दोहा में। और तीसरे मुल्ला अखुनजादा जो बाद में सक्सेसर बने मुल्ला उमर के, तालिबान के मतलब लीडर बने। तो ये वाला ग्रुप जो था ये थोड़ा सॉफ्ट ग्रुप था एज कंपेयर टू हकानी नेटवर्क, और इन दोनों ग्रुप्स के अंदर बनती नहीं थी, लेकिन दोनों ग्रुपों की मजबूरी थी साथ रहना, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस को भगाना है। लेकिन जैसे अमेरिकन गए छोड़ के अफगानिस्तान को अगस्त 2021 में, और तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, तो इन दोनों ग्रुप्स के अंदर क्लैश जो थी वो एकदम बिल्कुल सामने आ गई। और काबुल के अंदर तो इतनी लड़ाई हो गई कि हकानी नेटवर्क वालों ने ये जो मुल्ला बरादर और याकूब उमर जो मुल्ला उमर के बेटे थे जिन्होंने तालिबान बनाया था, इन सारों को काबुल से ही भगा दिया, और इन्होंने अपना बेस फिर से कंधार में बना लिया। तो कहीं ना कहीं ये हकानी नेटवर्क और तालिबान की जो ओरिजिनल लीडरशिप थी उसमें स्प्लिट हो गया, क्योंकि हकानी नेटवर्क वैसे ही चलता है जैसे पाकिस्तान ISI उसको चलाती है, और तालिबान अपने रिश्ते कमजोर करना चाहता है पाकिस्तान ISI के साथ। वो अपने आप को एक लेजिटिमेट फोर्स दिखाना चाहता है जो किसी एक पावर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है या किसी की प्रोक्सी नहीं है। वो ये नहीं दिखाना चाहते कि हम ISI की प्रोक्सी हैं, जो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी 9/11 से पहले। तो इसलिए तालिबान ने जब अपने रिश्ते पाकिस्तान से अलग करके और कंट्रियों से क्लोज करने की कोशिश की, जिसमें इंडिया भी एक कंट्री है, तो हकानी नेटवर्क और पाकिस्तानी ISI ने मिलकर इन एक्टिविटीज को खराब करने की पूरी कोशिश की। और अभी जो विदेश मंत्री भी भारत के दौरे पे आए, अमीर खान मुताकी जी आए थे, इनका भी जो ये भी है, ये भी जो कंधार ग्रुप है उससे ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। और कंधार ग्रुप हमेशा से ही थोड़ा सॉफ्ट रहा है इंडिया के मामले में या और कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाने के मामले में, क्योंकि वो एक तरह से हकानी नेटवर्क की तरह बिल्कुल प्रोक्सी नहीं है पाकिस्तान ISI की। तो अब ये जो इनकी विजिट थी इंडिया में, उनका मेन पर्पस ये था कि एक तो जो कंधार वाला ग्रुप है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता है लोकल अफगानी पॉलिटिक्स के अंदर एज कंपेयर टू हकानी नेटवर्क, और इंडिया उनकी इस चीज़ में हेल्प कर सकता है, क्योंकि इंडिया अगर उनको लेजिटिमाइज कर देगा, उनको रिकोगनाइज कर देगा और उनको डिप्लोमेटिक और ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट एड प्रोवाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं वो हकानी नेटवर्क को कमजोर करने में कामयाब हो पाएंगे। वरना अगर तालिबान आइसोलेट रहा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो उनकी डिपेंडेंस हकानी नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेगी, और हकानी नेटवर्क हमेशा ही पावरफुल रहेगा, और हकानी नेटवर्क हमेशा ही प्रोक्सी रहेगा पाकिस्तान ISI का। और जो काबुल सिटी है उसके ऊपर भी आज के दिन हकानी नेटवर्क का ही कब्जा है, और जो जलालुद्दीन हकानी के बेटे हैं सिराज हकानी, वो वहाँ पर अभी होम मिनिस्टर भी बने हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो उनका एक मेजर से है वहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन जो मैंने आपको बताया कंधार वाला ग्रुप है जिसमें याकूब उमर भी है, मुल्ला उमर के बेटे, ये वाला ग्रुप कहीं ना कहीं हकानी नेटवर्क को साइडलाइन करना चाहता है अफगानी पॉलिटिक्स में, इसलिए वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बाकी पार्टनर्स के साथ अलाइन कर रहे हैं ताकि हम हकानी नेटवर्क और ISI पे अपनी डिपेंडेंस को कम कर सकें। इसलिए वो देवबंद स्कूल के अंदर जाके है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देवबंद की मीटिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है हकानी नेटवर्क को काउंटर करने के लिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हकानी नेटवर्क निकला है हकानिया स्कूल से ही, और हकानिया स्कूल का जो एजेंडा है वो बेसिकली पाकिस्तान का है और रेडिकलिज्म फैलाने का है, जबकि देवबंद स्कूल का हमेशा से एजेंडा रहा है कि को एग्जिस्टेंस का, कि सारे कंट्रीज मिलकर रहें, एजुकेशन का, स्पिरिचुअल रिफॉर्म का। तो ये देवबंद जो इंडिया के पास एक हेरिटेज है, ये बहुत बड़ी हेरिटेज है, और इस हेरिटेज को यूज करके हम हकानी नेटवर्क और ISI जैसे ग्रुप्स को काउंटर कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को ये पोर्ट्रे करता है कि साउथ एशिया में हम ही हैं सक्सेसर इस्लाम के, और इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हम ही हैं पूरी दुनिया के अंदर, हमारे पास इस्लामिक बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब को वो बोलते हैं। तो ये इस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो देवबंद स्कूल है इंडिया में, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक एसेट है, क्योंकि देवबंद स्कूल में अगर बहुत सारे अफगानी बच्चे पढ़ने आएंगे, स्पेशली जो ये कंधार वाला ग्रुप है तालिबान वाला, इसके बच्चे अगर पढ़ने आएंगे तो वहाँ जाके वो टीचर्स बनेंगे, मुल्लाज बनेंगे, सेमिनरीज और मदरसेज में बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इंडिया का इन्फ्लुएंस हमेशा बना रहेगा अफगानी पॉलिटिक्स के अंदर। दूसरा, तालिबान को अपनी जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी और लेजिटिमेसी जो चाहिए, वो उसके लिए वो हकानिया स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तक देवबंद स्कूल के साथ उनके रिश्ते अच्छे फिर से नहीं होंगे, जैसे 1980 से पहले थे अफगान वॉर शुरू होने से पहले, वैसे रिश्ते अगर वापस नहीं बनेंगे तो तालिबान हमेशा ही हकानिया स्कूल पर डिपेंडेंट रहेगा, और हकानिया स्कूल को पूरा कंट्रोल और फंड पाकिस्तान ISI और हकानी नेटवर्क ही करता है। तो हकानिया स्कूल जो एक पूरा जिहादी सेंटर बन चुका है, जो कि निकला देवबंद से ही है, लेकिन उन्होंने एक अपनी अलग राह पकड़ ली 1980s के बाद, और जबकि देवबंद अभी भी नेचुरल मतलब जस्टिस और कोएग्जिस्टेंस की बात करता है और एक सोसाइटी में हार्मनी बनाए रखना चाहता है, तो उसके लिए ही
ये जरूरी है कि देवबंद स्कूल को इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बड़ी तवज्जो दी जाए और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक बहुत बढ़िया रास्ता है ये अफगानिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स में, और जो आईएसआई की इन्फ्लुएंस उसको कम करने का तरीका है। तो इंडिया को जो फाइनल कंक्लूजन बात वो ये है कि इंडिया को 4 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा अफगानिस्तान में अपने आप को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए। पहला है डिप्लोमेसी, जो हम कर रहे हैं अभी, डिप्लोमेटिक मिशन भी हमने एग्री कर लिया खोलने के लिए। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया में आए हैं, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है डिप्लोमेसी के मामले में। दूसरा है डेवलपमेंट। इंडिया ने अफगानिस्तान का पार्लियामेंट भी बनाया था 9/11 के बाद, और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, डेवलपमेंट एड दी, लेकिन अभी तो पार्लियामेंट खत्म हो गया क्योंकि अभी तालिबान आ गई है पावर में, तो पार्लियामेंट का कुछ ज़्यादा यूज नहीं रहा है। लेकिन इंडिया की जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, इनसे इंडिया की एक अच्छी इमेज बनती है अफगानी सोसाइटी के अंदर। तो इंडिया को अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू रखनी चाहिए, वहाँ पर डैम्स बनाने में, रोड्स बनाने में या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाने में हेल्प करनी चाहिए तालिबान और अफगानी वहाँ जो लोकल सोसाइटी लोग हैं उनकी। तीसरा है डायलॉग। डायलॉग हमेशा रहना चाहिए दोनों सोसाइटीज़ के बीच में, अफगानी और इंडियन सोसाइटी के बीच में, वो कभी बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और चौथा है देवबंद। तो ये जो 4 डी हैं, ये इंडिया और अफगानिस्तान के आने वाले फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और ये देवबंद वाली विजिट बहुत सारे सिग्नल्स देके चली गई है। एक सिग्नल तो यही है कि हक्कानी नेटवर्क को कमज़ोर करना है, और इसमें देवबंद स्कूल बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है तालिबान लीडरशिप की जो कंधार बेस्ड है, और इंडिया को इसमें और पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। और देवबंद और बाकी जो इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक जेएनयू या फिर जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जिसमें बहुत सारे अफगानी बच्चे पढ़ते हैं, उनको वीज़ाज़ प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो इंडिया में आगे पढ़ सके। और एक क्रिकेट डिप्लोमेसी भी जो है, उसमें भी इंडिया को अफगानिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद करनी चाहिए क्योंकि इंडिया बहुत पावरफुल है क्रिकेट के मामले में। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में अगर क्रिकेट डेवलप होगा और वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे और वहाँ के बच्चों को वीज़ा मिलेगा यहाँ पढ़ने के लिए देवबंद और जेएनयू और जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जैसे स्कूलों में, तो ये इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्तों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा और पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे कम करेगा अफगानी सोसाइटी के अंदर। थैंक यू।